कांग्रेस पार्टी आखिर तेजस्वी यादव को सीएम फेस क्यों नहीं मान रही, दिक्कत कहां आ रही है, इस पर बात करेंगे। साथ ही राहुल गांधी का जो मैच फिक्सिंग वाला महाराष्ट्र से जुड़ा बयान आया है, उसका बिहार में क्यों चर्चा हो रही, बिहार पर क्या असर हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही मुकेश साहनी को लेकर फिर से एक बार सरगर्मियां चल रही हैं कि वो गठबंधन में रहेंगे, महागठबंधन में, या फिर वो एनडीए के पाले में जाने का मन बना चुके हैं। तीनों खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और रोज की तरह मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू। एक सवाल जो मुझे लगता है कि बिहार के लोगों के मन में लगातार चल रहा है, जब विपक्ष की बात होती है, तेजस्वी यादव की बात होती है, कांग्रेस पार्टी और उनके महागठबंधन की बात होती है, तो ये पूछा जाता है कि आखिर चेहरा कौन है। जो अनौपचारिक रूप से दिखता है कि चेहरा वो तेजस्वी यादव है कि भाई तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे हैं, दावेदार रहे हैं मुख्यमंत्री पद के, तो उनको ही होना चाहिए। मगर जब महागठबंधन की बात होती है और चुनाव में उतरने की बात होती है, तो ये भी पूछा जाएगा ना भाई कि घोषित क्यों नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों नहीं इनको एक्सेप्ट करने को तैयार है, चर्चा क्या है इसको लेकर। देखिए, बात यह है, अल्लाह वरू जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने बड़े ही साफ तरीके से कह दिया कि नहीं, अभी भी हमने तेजस्वी यादव को अपना नेता नहीं माना है। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया जरूर हैं, लेकिन हमने अपना नेता उनको माना नहीं है। बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार पिछले कुछ समय से ये मांग उठ रही है, लेकिन कांग्रेस डिनाई कर रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक जो मेरे सूत्र बता रहे हैं सौरभ, ये मैं बताना चाहूँगा कि दरअसल ये भी स्ट्रैटेजिकली किया जा रहा है। दरअसल आपको मैं बताऊं कि एक दौर था जब मंडल पॉलिटिक्स हावी था, तो उस समय ये नैरेटिव सेट करने में बड़ी कामयाबी मिली थी लालू प्रसाद को, फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड। और लालू प्रसाद की राजनीति 15 साल तक बहुत जोरदार तरीके से चली जी। जब 2005 में नीतीश कुमार आए, तो नीतीश कुमार ने तमाम उन लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, वो लोग नीतीश कुमार के वोटर बन गए जो लालू प्रसाद के वोटर से नाराज थे। उनमें दलितों की भी आबादी है, उनमें अति पिछड़ों की भी आबादी है। दरअसल कहा यह जाने लगा, और कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक नया सामंती जाति का उदय हुआ। और वो नया सामंती जाति किसको कहा गया? जो लालू प्रसाद के कुछ एक दो जाति जो उनके वोटर थे, तो उनके खिलाफ अब गोलबंदी होने लगी। तो दरअसल कई लोग जो कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन कांग्रेस ये पहले ही डिक्लेयर कर देती है कि लालू परिवार से कोई सीएम होगा, तो फिर वो कांग्रेस का समर्थक कांग्रेस को वोट नहीं देता है। वो नहीं चाहता है कि लालू परिवार से कोई चीफ मिनिस्टर हो। और इसी तरीके से सीपीआई-एमएल का समर्थक दलित है मान लीजिए, तो वो नहीं चाहता है कि आरजेडी में लालू परिवार से कोई सीएम हो, क्योंकि उसको ये पता है कि जैसे ही ये लोग सीएम बनते हैं, एक नया एंटी यादव गोलबंदी बड़ी तेजी से होने लगती है। और यादव समाज का जिस तरीके से लालू प्रसाद के बाद एंटी यादव जो एक बड़ा गोलबंद करने का राजनीति जो शुरू हुआ बिहार में, वो कारगर और कामयाब होता दिखाई पड़ा है। और इसीलिए कांग्रेस, सीपीआई-एमएल ये नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले आप तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर डिक्लेयर करिए। जब आप तेजस्वी यादव से बार बार पूछेंगे तो वो भी कहते हैं अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय रहते हो जाएगा। ये सच बात है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो सबसे ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे, वो 143 सीट के आसपास लड़ेंगे। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा सीटें भी वही जीतेंगे, तो उनका सीएम बनना तो लगभग तय है। अगर महागठबंधन जीतता है तो मैं तब ये कह रहा हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहले से प्रोजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो अपने वोटों को हासिल करना चाहती है, जो लेफ्ट है वो अपने वोटों को हासिल करना चाहती है। हाँ, वीआईपी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें मुकेश साहनी की अपनी राजनीति है। मुकेश साहनी को लगता है कि अरे भाई हम इसमें बने रहेंगे, हमें आप डिक्लेयर कर दीजिए उप मुख्यमंत्री, हमारे वोटर्स ज़्यादा तादाद में हमें वोट करेंगे। पिछली बार आपने गलती कर दी थी, इसलिए आप मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। इनफैक्ट महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश साहनी नाराज होकर के निकले थे, और जब वो डाक बंगला चौराहा पर पहुंचे थे तभी एनडीए के एक बड़े नेता का फोन आया और वो
एनडीए में शामिल हो गए। समझ लीजिए महागठबंधन कैसे सीट शेयर करेगा ये डिक्लेयर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। उसमें ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि इनको कितनी सीटें दी जाएगी, ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस बात पर इतने बेफरे थे मुकेश सहनी कि वो बाहर निकल गए। बाहर निकले तो डाक बंगला चौराहा पर पहुंचे नहीं। एनडीए के बड़े नेताओं का फोन आने लगा, वो एनडीए में शामिल हो गए। उसके बाद उन्हें सीटें ऑफर की गई और फिर वो एनडीए में 1.5 साल तक मंत्री भी रहे। फिर आपको याद होगा कि 2022 में यूपी में वो प्रचार करने आ गए थे बीजेपी के खिलाफ। फिर उनको मंत्री पद उनका गया, एमएलसी का पद भी गया। फिर वो बीजेपी के विरोध में उतर आए और अभी तक लगातार बने हुए। तो ऐसे में ये जो महागठबंधन का घटक दल है वो ये जानबूझ करके एक रणनीति के तहत कर रहा है। आरजेडी के किसी भी नेता से आप पूछिएगा, जो बड़े नेता हैं, वो कहते हैं मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे नेता ही मुख्यमंत्री होंगे अगर महागठबंधन जीतता है तो। और यही बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव से जब ये सवाल पूछा जाता है तो तेजस्वी यादव कहते हैं अरे छोड़िए ना भाई, समय आने पर सब हो जाएगा, आप इसके लिए परेशान मत होइए, महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो ये बात है। देखिए बहुत दिनों तक ये चर्चा जरूर होती रही कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहती हैं, ये भी एक वजह है। लेफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहती है, ये भी एक वजह है। लेकिन अपने वोटर्स को साधने के लिए पहले से ही तेजस्वी को सीएम डिक्लेयर करना नहीं चाहती है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां। और ऐसा एक रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि लेफ्ट कांग्रेस अपने वोटर्स को अपने साथ चुनाव में जोड़ सकें, उनका मैक्सिमम वोट ले सकें, महागठबंधन को इसका फायदा हो और उस वजह से तेजस्वी यादव सीएम बन सके। लेकिन पहले प्रोजेक्ट करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो स्ट्रेटजी क्या है आखिर इसके पीछे की, तेजस्वी को प्रोजेक्ट ना करने की, वोट बैंक का कैसा खेल है, वो पंकज जी ने आपको समझाया। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, आने वाले वक्त में घोषित भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपने मुकेश सहनी का नाम लिया, अब उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। मुकेश सहनी को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो रही हैं कि भाई वो रहने वाले हैं महागठबंधन में कि नहीं रहने वाले हैं। लोग कह रहे हैं, तमाम लोग तो कह रहे हैं उन्होंने मन बना ही लिया है एनडीए में जाने का। क्या है उनका स्टेटस? देखिए आपको एक बात बता दें, मुकेश सहनी से ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोग पूछते हैं कि भाई क्या माना जाए, एनडीए का दरवाजा बंद है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं माना जाए, ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। और ये बात जान लीजिए, आप एनडीए के नेताओं से भी बात करिए तो वो कहेंगे अभी कुछ भी संभव है। सौरभ, विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे तक बहुत कुछ संभव है। कौन इधर जाएगा, कौन किधर जाएगा, कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा। और ख़ास तौर पर ये जो छोटे दल हैं, जो 6 सीट, 7 सीट, 11 सीट, 15 सीट, ये कभी भी इधर उधर कर सकते हैं। ये चुनाव जीतने से पहले किसी दल के साथ रह सकते हैं, चुनाव जीतने के बाद किसी दल के साथ जा सकते हैं। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक मुकेश सहनी का सवाल है तो उनको बड़ा हार्ड बार्गेनर माना जाता है। मुकेश सहनी अपने इंटरेस्ट की राजनीति करते हैं। इवन आरजेडी के कई नेताओं से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि मुकेश सहनी लग रहा है हमारे साथ रहेंगे, लेकिन कब उधर चले जाएं इसकी गारंटी हम लोग भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो डील करते हैं और डील उनको जहां बेहतर मिलेगा वहां जा सकते हैं। तो चूंकि देखिए हुआ क्या, मछुआरा आयोग एनडीए ने बना दिया, तो इससे यह संभावना जताई जा रही है कि अरे मुकेश सहनी के वोट बैंक पे एनडीए ने एक तरह से चोट पहुंचाई है। मुकेश सहनी बहुत बिफरे, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आप एनडीए के नेताओं से बात करें तो वो कहेंगे कि मुकेश सहनी वाला ऑप्शन अभी भी ऑन है। ये मत समझिए मुकेश सहनी उधर ही हैं। और मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं, देर देर रात तक उनके साथ मीटिंग करते रहते हैं, उनको भरोसा दिलाते रहते हैं कि कैसे आपको सीएम हम बनाने जा रहे हैं और अपने लिए डिप्टी सीएम का चांस देखते हैं। पर अभी तक तेजस्वी यादव ने उनको डिप्टी सीएम तो डिक्लेयर किया नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। तो ये जो कवायद चल रही है, कितनी सीटें मुकेश सहनी को मिलेगी, ये सारी बातें भी अभी तक डिक्लेयर तो हुआ नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ऑप्शन अभी भी खुला है।
कोई कहीं जा सकता है। इसलिए इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ के एनडीए में नहीं जाएंगे। आप लगातार बिहार जाते रहते हैं, लोगों से बात भी जाहिर तौर पर आप लगातार करते रहते हैं, नेताओं से और अपने तमाम परिचित लोगों से। अब जैसे आपने कहा कि जहां बेहतर डील मिलेगी मुकेश सहनी को वहां चले जाएंगे, लोग क्या सोचते हैं इस तरह की राजनीति के बारे में? देखिए, एक्चुअली बिहार की अगर बात करें और ख़ास तौर पर इन छोटी पार्टियों की बात करें तो कई सारी ऐसी जातियां हैं, उनके अपने एस्पिरेशंस हैं। सालों से उनको ऐसा लगा है कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा नहीं पहुंचा है। सालों से उनको ऐसा लगता है कि हमारी बात सुनने वाला कोई है नहीं। तो दरअसल अब जब से मुकेश सहनी समाज की बात करने लगे हैं तो कम से कम कई विधानसभा सीटों पर ऐसा जरूर दिखाई पड़ता है कि उनका असर है। अब देखिए, बोचहा में बीजेपी किस तरीके से हारी थी उपचुनाव में, मुकेश सहनी के कैंडिडेट को कितना वोट मिला था। तो मुकेश सहनी एक फैक्टर है ना। अगर आप देखें, मुकेश सहनी के पास ताकत नहीं थी तो 2020 में एनडीए ने मुकेश सहनी को अपने साथ क्यों जोड़ लिया, ये भी बात समझिए। पर दूसरी हकीकत ये भी है कि मुकेश सहनी बड़े ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। अब महत्वाकांक्षी होना एक बात होता है, अति महत्वाकांक्षी होना दूसरी बात होता है। अब सवाल यह है कि वो तय कर ले महत्वाकांक्षी रहना है या अति महत्वाकांक्षी रहना है। कई बार जब एनडीए को लगता है कि ये अति महत्वाकांक्षी हैं तो एनडीए उनको छोड़ देती है। लेकिन मैं आपको यह बात जरूर कह सकता हूं कि उनके वोटर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन होता है जब वो एनडीए में होते हैं। उनके वोटर्स का ज्यादा झुकाव एनडीए की तरफ होता है। एनडीए की तरफ मुकेश सहनी होते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी तो अगेंस्ट द टाइड चल रहे हैं, धारा के विपरीत चल रहे हैं। अब धारा के विपरीत चलने के बाद वो क्या जीतेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लोकसभा चुनाव में तो कुछ नहीं जीत पाए, 3 सीट पर चुनाव लड़े, तीनों पर नहीं जीत पाए। उन पे सवाल उठने लगा कि आप बहुत सहनी करते हैं, आप ये बताइए कि आपने अपनी पार्टी से कितने सहनी को चुनाव लड़ाया, आपने अन्य जाति के लोगों को चुनाव लड़ाया, तो आप सहनी के शुभचिंतक कैसे हैं? अब ये सवाल उठा मुकेश सहनी ने, इसका बड़ा करारा जवाब दिया। मुकेश सहनी कहते हैं कि भाई सहनी को तुम शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करो, उनको तुम वो वाला आरक्षण दो, और आरक्षण को वो बड़ा मुद्दा बना करके बिहार में लोगों को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी पहले सहनी समाज का नेता अपने को प्रोजेक्ट करते थे, अब वो अति पिछड़े का नेता अपने को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। पहले वो उनका जोर 6-8% पे होता था, अब वो कहते हैं 22% के हम नेता हैं। लोकसभा चुनाव में ये बात वो बहुत उठाते थे कि अरे चिराग 5%, 6% के नेता हैं तो आप उनको 5 सीट दीजिएगा एनडीए में, और हम 8% के नेता हैं तो आप हमको 1 सीट देने की बात क्यों कह रहे हैं? अब वो कितने परसेंट के नेता हैं वो खुद तय कर लेते हैं, और ये बात एनडीए को समझ में नहीं आता है, और यही बात महागठबंधन को भी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों दल इनके साथ बेहतर तरीके से डील कर रही है। देखिए, ये दोनों दल में जो बड़ा घटक दल होता है वो तमाम छोटे छोटे घटक दल को से बातचीत करता रहता है, और ये बातचीत अंतिम समय तक लेकर के जाता है, ताकि ये जो छोटी पार्टियां हैं इनके पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि पहले बता दिया जाएगा ना तो ये लोग कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए वो भी चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला चुनाव के समय तक चलता रहे, ताकि इनके पास लिमिटेड ऑप्शन हो, और लिमिटेड ऑप्शन हो तो इधर उधर ज्यादा कर नहीं पाए। इसीलिए अभी भी आरजेडी इनको कितनी सीटें देंगी ये क्लियर नहीं है, ये उप मुख्यमंत्री होंगे ये क्लियर नहीं है, लेकिन इनको अभी भी आरजेडी में बेहतर डील दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये आरजेडी के साथ हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। इनके प्रवक्ता ये खुद तरह तरह की बात कर रहे हैं। कल परसों कई सारे लोग इनके साथ जुड़े हैं, कुछ आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस जुड़े हैं, कई अच्छे लोगों को ये जोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या इससे आरजेडी इंप्रेस्ड होगी?
क्या इससे बीजेपी इंप्रेस होगी? क्या इस वजह से इनको ज्यादा सीटें मिलेंगी? ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में है, पर इतना बात जरूर सही है सौरभ, ये कहीं भी जा सकते हैं, इस बात से अभी भी कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, जनता भी जज करेगी अपने हिसाब से। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी का एक एक्स पर पोस्ट आया जिसमें उन्होंने मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक के साथ एक आर्टिकल लिखा है। उसमें उन्होंने बताया कि चुनाव कैसे चुराया जाता है, महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए, और वो कहते हैं कि आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव भी हैं और वहाँ पर भी इस साल के अंत में यही होने वाला है। उन्होंने बताया पूरा स्टेप बाय स्टेप कि स्टेप 1 चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल में गड़बड़ी करना, फिर स्टेप 2 मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ना, स्टेप 3 मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, स्टेप 4 जहां जहां बीजेपी को जीत की ज़रूरत थी वहां फर्जी मतदान कराना, स्टेप 5 सबूतों को छुपाना। तो ये उस एक तरीके से कह रहे हैं कि पूरा धांधली होती है, मैच फिक्सिंग होती है, और इस तरीके से महाराष्ट्र जीता है। बिहार पर नजर है एनडीए की। देखिए, दरअसल ये कांग्रेस पार्टी और कई विपक्षी दल ऐसे हैं जो इस मुद्दे को टाइम टू टाइम उठाते रहे, और इसका काउंटर जवाब बीजेपी या एनडीए के लोग इस तरीके से देते रहे हैं कि अगर ऐसा ही था तो आप बेंगलोर कैसे, आप कर्नाटक कैसे जीत गए, आप तेलंगाना कैसे जीत गए। इस बार बीजेपी भले ही दिल्ली जीत गई, लेकिन उससे पहले बीजेपी दिल्ली में कैसे हार गई। तो ये सारे सवाल बीजेपी उठाती है। बीजेपी कहती है अगर ऐसा ही था तो हम लोकसभा चुनाव में मेजॉरिटी क्यों नहीं हासिल कर पाए, और कभी क्लियर कट मेजॉरिटी क्यों होता था। दरअसल देखिए, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और जिस तरीके से वाद विवाद इसको लेकर के लगातार उठ रहा है, वो विपक्ष लोगों में ये विश्वास जगाने की कोशिश करता है कि अभी भी जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन लोग इस बात को अभी तक मान नहीं पा रहे हैं। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि कई जगह कांग्रेस भी जीतती है, फिर कांग्रेस जीत कैसे जाती है, कर्नाटक में कांग्रेस कैसे जीत गई, तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीत गई, बीजेपी पूरा मेजॉरिटी क्यों नहीं ला पाई, प्रधानमंत्री मोदी खुद क्यों 1.5 लाख से चुनाव जीत पाए। भाई बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतते थे ना, तो ऐसी स्थिति क्यों हो गई। और इस बात को हवा फिर से तेजस्वी यादव ने भी दे दिया कि पिछले बार जब 2020 का चुनाव हुआ, हम जीत रहे थे, दिन में काउंटिंग रोक दी गई, रात में काउंटिंग कराई गई, चुनाव आयोग को बार बार जवाब देना पड़ा, चुनाव आयोग मैच फिक्सिंग करता है, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ की तरह चुनाव आयोग काम करता है। दरअसल ये ऐसे बयान हैं जो एक संवैधानिक संस्था पर बड़े सवाल उठाते हैं जी। और ख़ास तौर पर कोई भी राजनीतिक पार्टियां अगर बिना सबूत के इस तरह की बात करती हैं तो ये चिंताजनक है, क्योंकि हम पूरे विश्व में अपने इस प्रोसेस को कि भाई इतने बड़े लोकतंत्र को हम सही तरीके से कंडक्ट कराते हैं, हम बड़ा ही प्राउडली कहते हैं कि हम इस तरीके से चुनाव कराते हैं, 140 करोड़ जनता इसमें पार्टिसिपेट करती है, पूरा प्रोसेस बड़ा ट्रांसपेरेंट है, और हम कहते हैं कि भारत में स्वस्थ लोकतंत्र है। लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता इस तरह की बात उठाता है तो मुझे लगता है कि ये बातें दुनिया में भी फैलती हैं। अब सवाल है कि क्या विपक्ष के नेता के पास इस बात का कोई प्रमाण है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। मेरी जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने कई दलों को मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन राहुल गांधी तो वहाँ गए नहीं थे। राहुल गांधी डायरेक्टली कोई चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, लेकिन मीडिया में जाकर के इस तरह का बयान देते हैं। चुनाव आयोग बार बार क्लैरिफिकेशन देता है कि आप आइए, इसको साबित करिए। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को उठाया गया, लेकिन जो लोग इस बात को उठाए उनको मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी इस तरह की बात जो कर रहे हैं, क्या उनको एहसास हो चुका है कि बिहार में महागठबंधन हारने जा रही है? क्या उनको एहसास हो चुका है कि बिहार में महागठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है? और दरअसल ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जेडीयू भी इसी तरह की बात कर रही है। जेडीयू सीधे कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। जेडीयू कह रही है कि कांग्रेस
इस तरह का शिगुफा छोड़ती है जब ये चुनाव हारने लगते हैं, तो इस तरह की बात करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान को लोग तरीके से तरह तरह से ले रहे हैं। कल चिराग ने भी राहुल गांधी को घेरा, आज देख लीजिए दिलीप जायसवाल ने भी बहुत कुछ बोला। राहुल के समर्थन में तेजस्वी यादव जरूर आए हैं, पर एक बात बहुत सही है सौरभ, वो ये है कि अगर आपके पास प्रमाण है, आपको ऐसा लगता है, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? क्या आप ये भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी आपकी बात को नहीं सुन रहा है, हाई कोर्ट भी आपकी बात को नहीं सुन रहा है? क्या आप न्यायालय पर भी सवाल उठा सकते हैं? क्या संवैधानिक संस्था अब इंडिया की डिफंक्ट होने लगी हैं? आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उससे एक सवाल तो ये जरूर उठता है कि कई लोग इस बात को कह सकते हैं कि अरे भाई, आपके देश का अपोजिशन लीडर इस तरह की बात कर रहा है। तो राहुल गांधी के ऐसे और सवाल और जवाब, कई तरह के प्रश्न हम हमारे, आपके और लोगों के सामने छोड़ रहे हैं, पर इस प्रश्न का पुख्ता प्रमाण दिए बगैर अगर वो इस तरह की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पक्ष के लोग हैं वो कहेंगे कि इनका काम सिर्फ गुमराह करना है। जब ये हारने लगते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। बिल्कुल। अब राहुल गांधी को जो कहना था उन्होंने कह दिया है, अब बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कह दिया है। अब बिहार के लोग तय करेंगे भाई कि उनकी बात उनको कितनी सही लगती है। बाकी भाजपा का और जो कांग्रेस का विपक्ष है, नीतीश कुमार, उनकी पार्टी, सब इसका जवाब दे रहे हैं। आपका इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी राग बिहारी में आज इतना ही। बिहार से जुड़ी राजनीतिक चर्चाएं लगातार आपको हम बताते रहते हैं, यूँ ही बताते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।